एसआईआर को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है, जहां विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, एसआईआर के जरिए वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रही है। आखिरकार क्यों चुनाव नजदीक आते ही वोटर्स के नाम काटे जाने शुरू हो गए हैं? चुनाव नजदीक आते ही आखिरकार क्यों एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि जानबूझकर उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है जो लोग एक तरफा वोट करते हैं? क्या खास समुदायों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है? अभी कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुए हैं, चुनाव संपन्न हुए, और चुनाव से पहले भी यही चीजें बिहार के अंदर नजर आई थी, जिस पर चुनाव आयोग को घेरा भी गया था। और अब अगर बात करें तो आगामी समय में जहां पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो 2028 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं, तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रही है। क्या ऐसा है? क्या देश में चुनाव वाकई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे? हालांकि चुनाव आयोग सफाई दे चुका है। चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा था कि भैया चुनाव आयोग अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कर रहा है, गड़बड़ी तक का कोई सवाल होता ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि जो वोट चोरी है और चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा था। बहुत बड़ा लंबा चिट्ठा जो है वो लेकर आए भी थे, जिस पर काफी बहस भी हुआ था। मैं अगर कहूं संसद में, जो कि संसद का शीतकालीन सत्र जो कुछ समय पहले संपन्न हुआ था, तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? क्या वाकई है ऐसी गड़बड़ी? पहले तो ये रिपोर्ट आप देखिए। 2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल कर के जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल कर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया, और नेताजी और सब ने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल, सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाएंगे। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहाँ के लगाएंगे, और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहाँ पर कुछ स्थापना करें। सर, इंदौर में सर नगर निगम का पानी पीने से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा लोग अभी एडमिट हैं अस्पताल में। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है
कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहाँ पर कई बार अवार्ड मिला है वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? सर, सहभोज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने किया तो उनको नोटिस मिल गई। आज यहाँ पर भी सहभोज का कार्यक्रम है। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सर, एसआईआर का जो आंकड़ा है और राज्य चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 4 करोड़ का लगभग वोटर का अंतर है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। एसआईआर में लगभग 12.5 करोड़ के आंकड़े हैं और जो पंचायत चुनाव मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के? सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है एसआईआर का असर वहाँ पे भी दिखाई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में लिया है, इस पर संगीत सुन कह रहे हैं शाहरुख खान गद्दार है, इस तरीके की बातें। क्योंकि हमारे ये जो जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की, और यही कार्यकर्ता जानते हैं 26 ही हमारे 27 लाएगा। जितनी 26 में हम लोग मेहनत करेंगे और 27 में हमारी सरकार समाजवादियों की कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं और पीडीए की ताकत और मजबूत करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अगर यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, तो हाल ही में दिग्विजय सिंह ने संसद के अंदर इस मुद्दे पर जो बोला था उससे सुनकर सरकार भी हिल गई थी। क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। मैंने माननीय सभा हमारे अध्यक्ष जी को
21 पत्र वो की प्रति की दे रहा हूं जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशन दिए गए चुनाव आयोग को, उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं हुआ। मैंने खुद ने 24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहां पे दे रहा हूं। तो आपकी इजाजत से मैं सारे ये पत्र जो हैं, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, हमें इस बात की आपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपकी इजाजत से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, या तो एक संवैधानिक हमारे चुनाव आयोग माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह कर रहा है, या माननीय गृह मंत्री जी हम लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं तो माननीय सभापति जी आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी पार्टी से इजाजत चाहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग ने अगर गृह मंत्री जी गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी आपत्ति होना, हमें कार्रवाई होना चाहिए। माननीय, मैं तो यहां तक कहता हूं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से। नीतीश कुमार भी थे उसमें नीतीश कुमार जी के भी दस्तखत थे, जहां साहब नहीं है यहां पर मौजूद, लेकिन उनका समय देने के बजाय पावती तक नहीं मिली हम लोगों को। मैंने खुद ने वहां पहुंचाई थी वो चिट्ठी। ये सब काम चालू हुआ है माननीय राजीव कुमार जी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद, ये सारा चालू हुआ। नहीं तो पहले तो जब भी हम समय मांगते तो हमको चुनाव आयोग से कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग यही नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में, किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल के 94% स्ट्राइक रेट कभी हमने तो देखी नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। राम गोपाल यादव ने भी एसआईआर को लेकर सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे। बड़ी बात उन्होंने कही थी, क्या कहा था, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये उठता है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीयत साफ नहीं, वरना इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो रेगुलर एक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा था, हमेशा प्रोसेस चल रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा बनाया उन्होंने देश के सामने, है तो नहीं वो, कि घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना है, एसआईआर इसलिए किया। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी, नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे
बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। और SIR के माध्यम से जिनका वोट नहीं बन पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सब के लिए यही कहा जाएगा कि इंट्रूडर्स हैं, हिंदू हैं तो नेपाल से आ गए, मुसलमान हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए। ये इनकी मंशा है, नीयत में इनकी वोट है। इसलिए हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि सही तरीके से काम होता नहीं। कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें लोग पहले वोट भी डाल चुके हैं, उनके प्रपत्र भी आए हुए हैं, उसके बाद भी जब वो डाटा अपलोड करते हैं डाटा नॉट फाउंड बताता है, उनका डाटा डिलीट कर दिया गया पहले से ही। वो हम लोगों ने शिकायत की है, वो सुधर भी रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं। लेकिन सबसे खराब बात ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज हो और समय बहुत कम हो, इसीलिए तो BLO आत्महत्या कर रहे हैं। और ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आप हर तीन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रुक सत्ता में बने रहना चाहें, सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब यहाँ पर सीधा सवाल ये बन जाता है, या तो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहा है, या फिर विपक्ष अपनी खामियों को बचाने के लिए इस तरीके से बात कर रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दरअसल चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल जब किया जा रहा था, एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग को लेकर किए गए हैं, चुनावों में धांधली को लेकर बातें कही गई हैं। तो उमर अब्दुल्ला का जिक्र करना चाहूंगा जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी नहीं करता। उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया था जो कि ये बताता है कि क्या विपक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बात करता है। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था, स्टेटमेंट में सुनाना चाहूंगा क्या कह रहे उमर अब्दुल्ला, क्या कहा था कुछ समय पहले। ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी और हैक होने को लेकर अपने विचार रखे। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं होती और वह इस बात से बिल्कुल असहमत है। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि वह इस मामले में अपने पिता फारूक अब्दुल्ला से भी सहमत नहीं होते। जहां एक और फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, वहीं इसके विपरीत उमर अब्दुल्ला इस बात से सहमत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ईवीएम में किसी तरह की चोरी होती है। यह बात मुझे घर में भी परेशानी में डालती है क्योंकि मैं अपने पिता से असहमत हूं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ईवीएम हैक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि चुनाव में छेड़छाड़ की जाती हो या मतदाता सूची में बदलाव किए जाते हों, लेकिन हैक होने से वह सहमत नहीं है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम पर सवाल जो उठाए थे उस पर भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ईवीएम को लेकर और वोट चोरी को लेकर जो बात कह रही है उससे वे सहमत नहीं रखते। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो चुनावी नतीजे सामने आए थे उसके बाद में उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर ये बयान दिया था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये देखना होगा कि क्या देश में आने वाले वक्त में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो भी पाएंगे। और विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सवाल मैं जनता से करना चाहूंगा जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है कि क्या देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए और क्या ईवीएम बैन होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।